नमस्ते बच्चों। विषय विज्ञान कक्षा 6 और चैप्टर है 8वां। पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। अपने आसपास के पौधों को आपने देखा है, कुछ बातें जानते हो कि फूल लगते हैं, गिरते हैं, फिर नए फूल लगते हैं, पत्तियां सूखती है, फिर गिरती है, नई पत्तियां उगती है। तो काफ़ी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते। तो अपनी इस पाठ के माध्यम से वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। चलो पाठ शुरू करते हैं। कि बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह ही दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी दिखती है, कुछ पौधों की पत्तियां ललिमा युक्त होती है, कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, किसी के नीले होते हैं, किसी के पुष्प होते ही नहीं। तो आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में, विद्यालय प्रांगण के अंदर अनेक पौधे दिखाई देखे होंगे। तो आइए हम इन पौधों के विभिन्न भाग होते हैं इनकी, जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके बारे में विस्तार से अपने वर्णन करते हैं। देखो इनके बीच का जो अंतर है उनके बारे में देख। उन पौधों के जो तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं अपने, कि इनके कौन से भाग का रंग कैसा होता है, जड़ कैसी होती है ब्राउन कलर की, पत्तियां कैसी होती है लगभग पौधों की हरी होती है, शाखाएं कैसी होती है। तो प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करके अपने उनके विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7.1 शाख, झाड़ी और वृक्ष, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले इसको समझने से पहले क्रियाकलाप है कि उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। उन पौधों के तने व शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जो लंबे नहीं हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है। कुछ कुछ तो बहुत लंबे होते हैं, कुछ कम लंबे होते हैं, किसी बीच में होते हैं, और कई क्या होते हैं बहुत अधिक लंबे होते हैं। तने को स्पर्श करते हैं और यह जानने के लिए कि तना कोमल है या कठोर है, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वे टूटे नहीं। लंबे पौधों के तनों की जो मोटाई मापने का प्रयास करें। जो लंबे होंगे उनकी तनों की मोटाई क्या होगी, ज़्यादा होगी तो ही वो लंबे जाएंगे, और जो छोटे होंगे उनकी तनों की जो मोटाई होगी वो बहुत कम होगी। इसके बाद आपको एक सारणी दे रखी है पौधों के संवर्ग के बारे में। इस सारणी में 3 पौधों के बारे में बताया गया है। पहला है टमाटर। पहले नंबर पर टमाटर के बारे में बताया गया है कि इसकी जो ऊंचाई होती है वो कैसा होता है, छोटा होता है, हरे रंग का होता है और कोमल होता है। इसके बाद मोटा नहीं होता, कठोर नहीं होता, तने के आधार से और तने के ऊपर से नहीं। और इसके पौधे का जो संवर्ग है टमाटर किसके अंतर्गत आता है, शाख के अंतर्गत आता है। इसके बाद आम है। आम का पौधा बहुत लंबा होता है और इसका ना तो हरे में कोमल में नहीं दिखाया गया, और आम का पौधा क्या होता है, मोटा होता है और कठोर भी होता है और तने के ऊपर से होता है, और इसे वृक्ष के अंतर्गत दिखाया गया। आम का पौधा है उसे क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार नींबू, वो थोड़ा लंबा होता है, कठोर होता है, तने के आधार से होता है, और नींबू के पौधे को झाड़ी के रूप में बांटा गया है। नींबू का पौधा झाड़ी का अर्थ है कि वो ना लंबा है ना छोटा है, एक मीडियम आकार का होकर वहीं पर अपनी शाखाएं चारों तरफ निकाल कर एक उलझ जाता है, एक दूसरे से उसकी शाखाएं अटैच हो जाती है और एक झाड़ी का रूप ले लेता है। आम का पौधा लंबा होता है, पूरा वृक्ष जैसे नीम, बबूल, पीपल, ये सारे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, वृक्षों के अंतर्गत आते हैं। इनका लंबा होता है। तो ये सारे क्या हैं, वृक्ष हैं। इसके बाद हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से या कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। कुछ तो वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ क्या होती है, ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। अभी जो अपनी ये सारणी देखी है इसके आधार पर अपने सभी को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, 3 तो आपको उसके अंतर्गत दिखाए गए हैं, कुछ आगे आप लिख कर ऐड कर सकते हैं।
सुझाव है कि पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए 4-5 विद्यार्थियों के समूहों को लेकर आप ये कार्य करें कि यदि सारे विद्यार्थी इकट्ठे जाकर वनों पेड़ पौधों का निरीक्षण करोगे तो पेड़ पौधों और जो भी छोटे वृक्ष होंगे, जो पौधे होंगे, उनको क्या होगी, हानि पहुंचेगी। कोमल तने वाले पौधों का अध्ययन करने के लिए खरपतवार का ही प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? कोमल तने वाले पौधों में खरपतवार का प्रयोग क्यों कहा गया है? क्योंकि खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो हो और किसानों द्वारा या किसी के द्वारा भी उगाया नहीं जाता। ये पेड़ पौधों, गमलों में, छोटे बगीचों में ये खुद ही अनचाहे पौधे हैं जो अपने आप उग जाते हैं और इन्हें अपने को उखाड़ना ही पड़ता है, तभी दूसरे पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो पाती है। तो इसलिए अपने खरपतवार का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यदि उनमें कुछ नुकसान होगा तो भी ये अपने को इतना महसूस नहीं होगा। 3 लक्षण थे कि इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और ये 3 संवर्ग क्या हैं कि 3 प्रकार की कैटेगरी है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। हरे हों और तना क्या हो, कोमल हो, वो क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती, वो छोटे होते हैं। देखो ये हैं शाक, शाखाएं ज़्यादा नहीं होती, तो ये शाक। झाड़ी छोटे ही होते हैं लेकिन उसमें क्या होती है, शाखाएं बहुत होती है, एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। और वृक्ष तो सभी जानते ही हैं। इसके बाद कुछ पौधों में शाखाएं तने के दार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, तो इसे क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, तने भी मजबूत गहरे होते हैं और शाखाएं भूमि से बहुत अधिक ऊंचाई पर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तीनों चीजें समझ गए होंगे आप। इसके बाद पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक, झाड़ी, पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। मनी प्लांट, सेम, लौकी ये सारे क्या होते हैं? एक बेल के समान होते हैं। ये पौधे हैं मनी प्लांट, सेम, लौकी, अंगूर के, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये शाक झाड़ी में आते हैं या नहीं आते, या कोई और पौधे होते हैं? तो ये पौधे हैं, ये शाक, झाड़ी और वृक्ष के अंतर्गत नहीं आते, इन्हें और नाम दिया जाता है। इसका वर्गीकरण अपने आगे करेंगे। तो देखो, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, तो उसी के अंतर्गत आ गए ना ये बड़े। अंगूर की बेल हुई, लौकी हुई, तो ये मनी प्लांट है, ये खुद खड़े नहीं हो सकते, ये कमजोर तने वाले होते हैं। किसी दूसरे की सहायता से, जैसे ये देखो ये दिखाया गया ना, किसी दूसरे की सहायता से ये ऊपर चढ़ते हैं और नहीं तो ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पिलता कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पिलता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यो तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, नीचे धरती पर ही फैल जाते हैं, तो उसे तो विसर्पिलता कहते हैं। लेकिन जो किसी दूसरे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आरोही कहते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय या घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर या विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी या विसर्पिलता के 2-2 पौधों के नाम आप आसानी से लिख सकते हो। अपने आसपास खेत, बाग, बगीचे कहीं भी आपने देखे हो तो 2-2 के नाम लिख सकते हो। इसके बाद आता है तना। आपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाएं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा कि तने में जो पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं, क्या होते हैं तने में? ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए क्रियाकलाप है कि आवश्यक सामग्री 1 गिलास, एक जल, लाल स्याही और शाकीय पौधा और एक ब्लेड, इतनी चीज़ें लें आप क्रियाकलाप करने के लिए। तो क्या करें कि गिलास को 1/3 जल से भरें और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। 1/3 क्या करें? जल से भर लें और उसमें लाल स्याही डाल दें कुछ बूंदें। शाक के तने को गिलास में रख दें और फिर देखें 7.6 में जैसे ये दिखाया गया है, ऐसे करें और अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें।
क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा है कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो तना क्या करता है, भूमि से जल और जो खनिज लवण है उनको ग्रहण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पत्तियां सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, अपना भोजन बनाती है। तो एक दो दिन तक यदि लाल स्याही पड़ी रहेगी तो पत्तियों में भी वो शिराओं में भी लाल रंग आ जाता है। तो वो कहाँ से पहुँचता है? तने से ही पहुँचता है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात जो तना है वो जल का क्या करता है, संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आती है पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में आप चित्र बना सकते हैं। तो देखो कि ये तने से किस प्रकार जुड़ी होती है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त कहते हैं पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा, ये वाला भाग जिसके द्वारा वो एक तने से जुड़ी रहती है तो इसे क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। और पत्ती के चपटे हरे भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या आपने अपने आसपास के पौधों की पत्तियों किन भागों की पहचान कर सकते हैं? आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि पर्णवृत्त तो ये वाला सिरा है और जो खुद पत्ती है वो क्या है? फलक है। आसानी से आप कर सकते हो। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। देखो, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ और अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रख लीजिए। इस पन्ने, ये वाला पन्ना है ना, इसके नीचे क्या रखी हुई है? पत्ती रखी हुई है। फिर आप क्या करो, इस पन्ने को ऊपर से दबाकर पेंसिल की सहायता से स्क्रैच बनाते रहो। तो आपको धीरे धीरे उसकी जो रेखाएं हैं वो इस सफ़ेद पन्ने पर दिखाई देगी। तो पत्ती की जो निरेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं? पत्ती, ये पत्ती है, जैसे इसके बीच की ये रेखित जो संरचनाएं होती है इस प्रकार की, तो इनको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा, ये वाली जो शिरा है ऊपर से नीचे बीच में मोटी होती है और साइड वाली ये पतली होती है, तो मध्य शिरा कहते हैं इसे। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा बनता है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। जैसे ये पत्ती है, ये मध्य शिरा आ गई, ये शिराएं आ गई और चारों तरफ यदि ये फूल बना हुआ हो जाल की तरह तो अब इसको क्या कह देते हैं? शिरा विन्यास कह देते हैं। जालिका रूपी हो जाता है। आपने देखा होगा घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है और ऐसी शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। तो क्रियाकलाप 4 करते हैं कि आवश्यक सामग्री है, एक पौधा लो, शाखा और पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले लो और कुछ धागा ले लो। उसके बाद इस क्रियाकलाप का दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। तो इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ वली भांति सिंचित धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए और किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन में, जैसे ये चित्र में डाला हुआ है ना पत्ती वाली भागों को, तो पॉलीथीन में डालकर धागा बांध दे और कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली को आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखें तो आप क्या देखते हैं कि थैली के अंदर जल की जो बूंदें हैं वो दिखाई देती है। तो किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है, क्या आप बता सकते हैं कि वह बूंदें कहाँ से आई? तो यह बूंदें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। जो जल की जो बूंदें हैं वो पत्ती का जल वाष्प के रूप में निकलती है और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कि जो जड़ है वो जल को ग्रहण करके पत्तियों के तक पहुंचाती है और पत्तियां धूप से क्या करती है? वाष्प के रूप में ऊपर उड़ाती है, तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ती हैं। इसका अध्ययन हम 14वें अध्याय में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के बाष्पोत्सर्जन से निकले वाली जल वाष्प को हम अन्यथा
देख पाते हैं। तो अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के बारे में स्मरण कीजिए कि जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदलता है। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंद के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देती है। तो ये क्या है? संघनन है। पत्तियों का और भी कार्य है और इसका अध्ययन करते हैं। तो देखो क्रियाकलाप की परख नली में एक पत्ती लीजिए और इसे पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें, जिससे पत्ती डूब जाए उतनी स्पिरिट डालें। अब इस परख नली को जल के आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। हरा रंग है ना जो बाहर निकल जाए तब तक उसको गर्म करते रहें। अब पत्ती को परख नली में सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर और जल से धोएं और प्लेट में रखकर फिर इसको क्या करें? आयोडीन की बूंदे की एक परख नली ली, उसमें स्पिरिट डालकर पत्ती को डुबो दिया। फिर क्या किया? गर्म किया। गर्म तब तक किया जब तक कि पत्ती का हरा रंग निकल ना जाए। फिर उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल कर उस पर क्या किया? आयोडीन की कुछ बूंदे डालिए। तो आप क्या देखते हैं? तो इसका उपस्थिति परीक्षण, ये विभिन्न पोषकों की उपस्थिति के लिए परीक्षण है। तो अध्याय देखो 2 में देखा था कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित है। तो आलू में यह मंड पौधे के अन्य भागों से आकर एकत्रित होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करती है? पत्तियां ही करती है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरे नाम का वर्णक पाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये दोनों ही काम करते हैं। तो इसी से ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है और पत्तियों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन है पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो भी क्रियाकलाप किए उनसे हमने क्या देखा है कि तना पत्ती को क्या करता है? जल पहुंचाता है और पत्ती जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है। और पत्तियों से जो जल की कुछ मात्रा रह जाती है भोजन बनाने के बाद शेष, तो और वह मात्रा फिर क्या होती है? बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य कौन करती है? जड़ें करती है। और जड़ों के बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।